हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं। तो आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ यूनिट है बॉटनी का, जिसके बारे में आपको पढ़ना है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको ट्रेडमार्क के बारे में बताया था, कॉपीराइट्स के बारे में बताया था। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज इस लेक्चर में हम आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बेसिक्स से लेकर के सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। यानी कि हम आज जियोग्राफिकल की मीनिंग क्या होती है उसको समझेंगे, देन किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का वो समझेंगे, इसके इन्फ्रिंजमेंट समझेंगे और इसके क्या रेमेडी है उसके बारे में समझेंगे। देन हम इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार से आपकी जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगी। ये आपकी छोटी सी टॉपिक है जिसको कवर करने में थोड़े से ही टाइम लगेंगे। देन इसके बाद हम लोग एक नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, यानी कि अगली क्लास में, जिसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में। उसके बाद जो इसकी एक दो टॉपिक और बचती है जिसको हम लोग 1 या 2 दिन में कवर कर लेंगे। देन इसके बाद हम लोग इथेनिक बॉटनी को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है उसके बारे में पहले हम लोग फोकस करते हैं, देन हम आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। तो जियोग्राफिकल क्या होता है पहले वो समझते हैं, देन इंडिकेशन के बारे में। जियोग्राफिकल का मतलब होता है भौगोलिक। हिंदी में देखें, जियोग्राफिकल का मतलब भौगोलिक, यानी कि आप लोग जियोग्राफी पढ़ते होंगे भूगोल के बारे में, उसी से शब्द ये जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक। इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? संकेत करना। इंडिकेट करना यानी कि संकेत करना। यानी कि इस पूरे मतलब का, यानी कि इस जीआई का मतलब ये है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब ये है, जब कोई वस्तु किसी प्लेस को संकेत करती है वो क्या कहलाता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो दार्जिलिंग की टी होती है वो क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है, यानी कि वो पूरे इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी टी मानी जाती है दार्जिलिंग की टी, यानी कि दार्जिलिंग की चाय। वहीं अगर अपने इंडिया में देखा जाए तो मानते हैं कि लखनऊ की जो मैंगो होती है, लखनऊ का जो आम होता है वो सबसे अच्छा आम होता है, यानी कि वो फेमस है लखनऊ की मैंगो। ठीक, तो लखनऊ का मैंगो क्या है? सबसे फेमस है। फिर मैंने बताया कि दार्जिलिंग की चाय फेमस है। तो चाय किसको प्रदर्शित कर रही है, किसको संकेत कर रही है? दार्जिलिंग को। यानी कि दार्जिलिंग क्या है? एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है जो जहाँ पे चाय का प्रोडक्शन होता है। ठीक, चाय की खेती होती है। तो वह चाय किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस एरिया को, यानी कि दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे किस चीज़ की खेती अच्छी होती है? चाय की। ठीक, ठीक उसी प्रकार और भी चीज़ें होती है, जैसे वाराणसी की साड़ी और वाराणसी का पान वाराणसी में फेमस है। ठीक, यानी कि जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बनारस बोल देते हैं, तो बनारस की बनारसी चाय, सॉरी बनारसी पान और बनारसी साड़ी, ये क्या है? फेमस है। तो साड़ी बनारस की है, सॉरी साड़ी क्या है? एक वस्तु है, ठीक, कपड़ा है। ठीक, लेकिन प्लेस क्या है? बनारस। यानी कि यह साड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस वाराणसी को, बनारस को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर बनारस गए हैं आप तो वहाँ की साड़ी वास्तव में अच्छी होगी, वहाँ का पान वास्तव में अच्छा होगा। ठीक, तो वह उसके प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि साड़ी पान उसके प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। असम, असम में चाय भी अच्छा मिलती है, असम की चाय। तो चाय, असम की चाय किसको रिप्रेजेंट कर रही है? असम को। ठीक, तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन गया होगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होती है। तो आइए अब इसी बात को हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम पढ़ते हैं, देन आगे की टॉपिक अभी कवर करते हैं। तो जीआई, यानी कि जीआई इज नेम। तो जीआई क्या है? एक नेम है या फिर एक साइन है, आप कह सकते हैं कि एक सिंबल है,
यूज्ड ऑन प्रोडक्ट, जो किसी वस्तु के लिए यूज की जाती है। दैट ओरिजिनेट, यानी कि उसकी ओरिजिन को फ्रॉम ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी कि एक भौगोलिक स्थान को वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि जो जीआई है यह एक नेम देता है, एक सिंबल देती है, एक साइन देती है किसी प्रोडक्ट को जहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है। ठीक, यानी कि जिस भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन पे उसकी ओरिजिन हुई है उस नाम को प्रेजेंट करता है या फिर उसको एक साइन देता है, एक सिंबल देता है। द दार्जिलिंग टी, असम टी, वाराणसी पान और वाराणसी साड़ी, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये वाराणसी को और असम दार्जिलिंग को इंडिकेट कर रहा है। साड़ी, पान और चाय जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ की ये जो साड़ी है वो फेमस है। ठीक, आर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब क्या है? इसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन है। सम फेमस जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ कंट्री आर गिवन एज बिलो, तो आपके इंडिया के कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इस प्रकार दिए गए। आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहला है अलीगढ़ ताला। अलीगढ़ का जो ताला है वो कहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ताले बनाए जाते हैं, इसलिए वहाँ की जो ताले होती हैं यानी कि अलीगढ़ ताले के नाम से फेमस है। सेकंड आता है हाथरस हींग। जो हींग होती है हाथरस की वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जिनकी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, यानी कि हींग किसको प्रेजेंट कर रहा है? हाथरस। अगर आपको हींग लेना है तो कहाँ का लेंगे? हाथरस का। तो यानी कि हींग प्रेजेंट कर रहा है किसको? हाथरस स्पेस को, जियोग्राफिक को, एक स्पेस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तीन आता है प्रतापगढ़ का आंवला। ये आंवला का मीनिंग एक बार आप लोग देख लीजिएगा। आंवला, ठीक, आंवला, ठीक, आंवला का मीनिंग यानी कि आंवला का जो प्रतापगढ़ का जो आंवला है वो किसको आंवला रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रतापगढ़ का। यानी कि अगर आप आंवला अपने स्टेट का, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जौनपुर, आजमगढ़ या फिर अन्य जो सिटी है यानी कि ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो और वहाँ का आंवला और अगर आप प्रतापगढ़ का आंवला, उन दोनों का अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं लाइक जैम या फिर मुरब्बा जिसको कह सकते हैं आप, तो हो सकती है उसमें कुछ क्वालिटीज़ देखने को मिले, यानी कि प्रतापगढ़ के आंवले में। जौनपुर मूली, तो जौनपुर में जो है कि मूली फेमस है। एंड यहाँ की एक चीज़ और फेमस है, स्वीट में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि एक स्वीट यानी कि एक मिठाई है इमरती, ठीक, वो यहाँ की फेमस मानी जाती है। और आपको बता दें ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये जौनपुर सिटी से ही हो रही है, यानी कि जौनपुर से ही हो रही है, उसके मेन सिटी से हो रही है, जहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं रिकॉर्डिंग करने में। कहने का मतलब यहाँ पे शोर ज़्यादा होता है, तो ये है यानी कि ये जौनपुर से, यानी कि वहाँ की मूली किसको बिलोंग कर रही है? जौनपुर की। अच्छा, कुछ आपको इसके बारे में भी बता दें। देखिए ये जो जौनपुर की मूली है यहाँ पे काफ़ी लार्ज साइज़ के, बड़े साइज़ में मूली का मतलब पहले जब खेती होती थी तो यहाँ पे ज़्यादा, जब यानी कि जैसे क्या होता था पुराने समय में, अब भी देखने को मिलते हैं कभी कभी कि जैसे खेतों में जो है कि जब मूली को बोया जाता था, ठीक, तो वहाँ पे उसके 2 4 6 पेड़ छोड़ दिए जाते थे ताकि उससे सीडिंग हो, फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो। तो वहाँ पे देखने को मिलता था कि जो उसके देखने को मिला कि उसमें काफ़ी मोटे यानी कि लगभग लार्ज साइज़ के, यानी कि लगभग 8 से 10 फीट का मूली देखने को मिला था और उसकी काफ़ी मोटाई ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ की मूली फेमस मानी जाती है, ठीक। और यहाँ की इमरती यानी कि मिठाई इमरती आती है वो भी फेमस है जौनपुर की। तो हम भी जौनपुर से ही है और ये जौनपुर में ही रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ी बात इसके बारे में बताया हमने बताया आपको। देन नेक्स्ट आता है वाराणसी। वाराणसी यहीं जौनपुर से ही थोड़े ही दूर पे है, तो वाराणसी की पान और उसकी साड़ी भी फेमस है। देन उसी प्रकार चूड़ी फिरोज़ाबाद की, लखनऊ का मैंगो, ठीक, लखनऊ में किसका ज़्यादा मतलब जो मैंगो होता है लखनऊ की वो फेमस है। लखनऊ में कहाँ? मलिहाबादी एक प्लेस है लखनऊ में, स्थान है
जहाँ पे मैंगो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। अमरूद इलाहाबादी, इलाहाबाद का अमरूद जो है कि गुआवा जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ फेमस है। यानी कि ये अमरूद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इलाहाबाद को। दार्जिलिंग और असम की चाय, ठीक। शराबती गेहूँ यानी कि शराबती गेहूँ यानी कि एमपी की जो गेहूँ होती है, चंदौली की जो गेहूँ होती है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्शन होते हैं गेहूँ के। तो किसको प्रेजेंट कर रहा है? एमपी को। हैंडमेड कारपेट ऑफ भदोही, हाथों का बना हुआ कारपेट। आगरा का पेठा, आगरा का पेठा आप लोग सुने होंगे, आगरा का पेठा फेमस है। तो आगरा क्यों फेमस है? पेठे के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पेठे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के कुछ और टॉपिक्स, यानी कि उसके आगे की बात करते हैं। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन आर गवर्नड एज डायरेक्टेड बाई गवर्नड एंड डायरेक्टेड बाई ट्रिप्स। यानी कि जो जियोग्राफिकल यानी कि जीआई है, वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ट्रिप्स के द्वारा, ठीक। तो ट्रिप्स को मैंने प्रीवियस क्लासेस में जो कि पढ़ाया था, ट्रिप क्या होता है, ठीक। तो शायद आपको ट्रिप के बारे में कॉन्सेप्ट तो पते होंगे, ट्रिप होता क्या है। तो अब हम बताते हैं कि ट्रिप की जो कह सकते हैं आपकी उसका फुल फॉर्म होता है। तो ट्रिप का फुल फॉर्म होता है टी से ट्रेड, आर फॉर रिलेटेड। यहाँ पे ए का यानी कि जो है कि एस्पेक्ट है, जो यहाँ पे नहीं मिल पाता, यानी कि ये उसकी जो मैंने बताया था कि जो फुल फॉर्म है वो थोड़ा हटके है। यानी कि इसी आर में रिलेटेड एस्पेक्ट आ जाता है। आई से क्या आता है आपका? इंटेलेक्चुअल। पी फॉर प्रॉपर्टीज़, और इसी में प्रॉपर्टीज़ में राइट्स आ जाते हैं, जिस पे लास्ट में यस लग जाता है, ठीक। प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि इसके थोड़े जो है कि आप कह सकते हैं कि जो इसका फुल फॉर्म है थोड़ा अलग ढंग से है। आगे बात करते हैं द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 99। यानी कि ये जो ट्रिप्स है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इससे रिलेटेड है, जो कब संचालित हुआ था? 99 में। इसमें इसका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन की बात की जाती है। किसके? जियोग्राफिकल इंडिकेशन के। आप गुड्स इन द कंट्री, गुड्स मतलब वस्तु जिस कंट्री की भी हो, यानी कि जिस भी प्लेस का है, जिस भी प्लेस, जैसे कोई भी प्लेस है जहाँ पर जिस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, तो उसको जो है कि प्रोटेक्ट करने के लिए और उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये किया जाता है ट्रिप्स, और इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। यानी कि इसके एक्ट और इस ट्रिप का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन का किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको पता है, मैंने कई क्लासेस में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया। भाई अगर आपको किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो भाई आप जो भी चीज़ है उसका नाम, ठीक, जो भी चीज़ है उसका एड्रेस, यानी कि जहाँ की वस्तु है उसका एड्रेस, पूरे डिस्क्रिप्शन है कि जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसको आपको भरना होगा, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारी चीज़ आपको यूज करनी है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ कंट्रोल के पास भेजना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भेज सकते हैं। तो वही पॉइंट बताई गई है फर्स्ट पॉइंट में। द अप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आप जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं उसको आपको क्या करना होगा? उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में नोट करना होगा। देन उसके बाद आपको जो है कि उसके नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन वाली जो भी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ को फिलअप करने के बाद क्या करना होगा? उसमें जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको भर के आपको नोट आउट करके रजिस्ट्रेशन को किसके पास भेज देना है? कंट्रोलर ऑफ जीआई, यानी कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का कंट्रोलर है, आप उसके बाद भेज देंगे। देन वो क्या करेगा? जो आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको वो पब्लिश कर देगा जर्नल में, पत्रिका में। अगर उसके कोई अपोजिशंस होंगे, यानी कि अगर उसको कोई वैसा मिलता जुलता कोई वस्तु होगी जिसको पहले से पेटेंटिंग कराई गई है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया गया है, तो उसके प्रति ऑब्जेक्शन लेगा। अगर नहीं लिया तो क्या किया? अगर आप ऑब्जेक्शन लेते हैं तो 3 मंथ के अंदर उसको क्या किया जाता है? आप उसके फाइलिंग को, उसकी जो फाइलिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक। बाद में भी चेंज हो जाती है, यानी कि अगर किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो उसके नाम को चेंज कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट पे है इन केस ऑफ नो अपोजिशन, यदि अगर कोई अपोजिशन नहीं मिलता है, कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है, तो उसको जो है कि सर्टिफिकेट जो होगा उसको दे दिया जाएगा एप्लीकेशन के द्वारा, यानी कि रजिस्ट्रेशन उसके एप्लीकेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
देन उसके बाद किया होगा उसके नाम पे एक रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसके नाम पे उसका लाइसेंस बन जाएगा, यानी कि लाइसेंस बन जाएगा। ठीक, देन उसके बाद वो 10 ईयर के बाद उसको रिन्यूअल करा सकते हैं, यानी कि टाइम टू टाइम उसको वो रिन्यूअल कराता रहेगा। आता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जीआई टैक्स, यानी कि क्या इसके उल्लंघन है, इसके बारे में समझना है। द यूज ऑफ जीआई टैक्स बाई अनएथराइज्ड यूज इन नोन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ जीआई टैक्स। कहने का मतलब, अगर भाई कोई प्लेस है जो अनअथराइज्ड है, अनअथराइज्ड का मतलब भाई उसकी कोई आथर नहीं है, उसको वैसे ही यूज किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनअथराइज्ड कहते हैं। कहने का मतलब, सपोज करिए आपके पास कोई वस्तु है, ठीक, उसके आथर आप हैं, ठीक, यानी कि उसकी जो भी पेटेंटिंग कराई है, बट दूसरा इंसान उसकी बस कॉपियाँ बना के उसको यूज कर रहा है, तो क्या है, अनअथराइज्ड यूज़र हुआ ना। तो उसको जो यूज कर रहा है उसको क्या कहते हैं हम, अनअथराइज्ड यूज़र। इसी को कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि आपके चीज़ों का वो उल्लंघन कर रहा है। इस पर कुछ रेमेडी आती हैं, यानी कि उसके क्या क्या उल्लंघन के क्या क्या उस पर एक्ट लगाए जाते हैं, उसके बारे में। पहला आता है सिविल रेमेडी। सिविल रेमेडी में अगर भाई आपका वह कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ पेटेंटिंग कराई थी, उसका वो यूज कर रहा है, यानी कि उसका वो आपका उल्लंघन कर रहा है, पहले भाई अगर पता चल गया तो पहले उसको टेम्परेरी परमानेंट इंजेक्शन किया जाएगा, यानी कि जो भी चीज़ें किया है उसको उसी पे स्टॉप करना होगा, बंद करना होगा। देन जो भी आपके नुकसान हुए हैं और उसको जो प्रॉफिट हुआ है, आपके द्वारा जो प्रॉफिट हुआ आपके वस्तु से, उस सबको उसको भर, यानी कि उसका पैसा उसको देना होगा, यानी कि अगर आपके जितने नुकसान हुए होंगे वो, और जितने भी चीज़ें उन्होंने सेल की है उसको उसको देना होगा। ठीक, तो ये होती है सिविल रेमेडी में। देन आता है क्रिमिनल रेमेडी। क्रिमिनल रेमेडी में उसको 6 महीने से 3 साल की जेल और 50,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लास्ट पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन एंड अनअथराइज्ड यूजर बाय अदर, यानी कि ये आपको लीगली प्रोटेक्ट करता है, ठीक, अनअथराइज्ड यूजरों से। ठीक, जो अनअथराइज्ड यूजर है, जिनके पास ना तो जो है कि लाइसेंस है, बिना लाइसेंस के आपके चीज़ों को यूज कर रहे हैं, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करता है और आप उनके प्रति एक कड़ा जो है कि कह सकते हैं आपकी उनके प्रति एक्शन ले सकते हैं। इट प्रोवाइड कंज्यूमर टू गेट क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ गुड्स, यानी कि अगर आपकी चीज़ है तो आप उसे अपने यूज़र को गुड क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को देंगे। बट वो जो अनअथराइज्ड हैं, जो आपके बिना इजाज़त के आपकी चीज़ों को बेच रहे हैं, तो अच्छी क्वालिटी के नहीं देंगे, तो इससे आपके जियोग्राफिकल इंडिकेशन पे, यानी कि आपके प्रोडक्ट पे जो है कि उसकी क्वालिटी को ये बैड कर सकते हैं। थर्ड आता है इट प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ प्रोड्यूसर, ये आपके इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोड्यूस भी करता है, यानी कि अगर आप पे किसी चीज़ का, यानी कि अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक, आपने अच्छा प्रोडक्ट किया है, कहने का मतलब अगर आपने वहाँ की स्पेशल चीज़ बेच रही है, कहने का मतलब अगर चाय दार्जिलिंग की फेमस है, आप अगर उसका चाय बेच रहे हैं, ठीक, तो वो क्या होगा, उसमें वो ऑटोमेटिक वो चीज़ प्रमोट हो जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की है। अगर वही चीज़, यानी कि बाहर दार्जिलिंग का जो है कि उसका बाहर का बॉक्स लगा दिया जाए, अंदर दूसरी चाय डाल दी जाए, तो क्या वो प्रमोट होगा? तो नहीं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चाय नहीं है, बस उसका जो बाहर का फॉर्मेट है वो है दार्जिलिंग का, तो इससे क्या होगा, आपका प्रमोशन नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी भी नहीं दे पाएंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आपके जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है, जिसके बेस पे आप सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वो उस पर आपको हानि हो सकती है, ठीक, लॉस हो सकता है। तो ये सारी बात रही जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज, यानी कि टीके के बारे में हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है। फिर इसके बाद आपके 1 या 2 टॉपिक और होंगे, जिसको हम लोग 1 या 2 दिन में कवर कर लेंगे, ठीक। उसके नेक्स्ट डे से हम लोग जो है कि नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इथेनोबॉटनी, ठीक। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको इससे ही ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें, ताकि आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्रैक हो सके और आप पे काफ़ी अच्छे मार्क आ सके। तो फीडबैक यानी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, यानी कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो कमेंट करके लिखिएगा, समझ में आई यानी कि मक्खन हो गया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, और ज्वाइन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ टॉपिक बची है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज बची है आपकी, देन आपका प्रोटेक्शन, आप ये तो इसी का टॉपिक है, एंड आपका बचा है प्रोटेक्शन आप प्लांट वैरायटी, बायो इन्वेंशन, और आपका एक टॉपिक बचा है डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी जो ट्रेडिशनल नॉलेज की टॉपिक है, यानी इसको हम लोग 1 या 2 लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ।